नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पुष्प के भागों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बनता है: कैलिक्स, कोरोला, जायांग और पुमंग। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स एक ऐसी संरचना होती है जो जहाँ फ्लावर लगे होते हैं वहाँ के डंठल पे ये कैलिक्स लगा होता है, छोटा छोटा, जिसे बाह्य दल कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। कैलिक्स क्या है? सबसे बाहरी चक्र है पुष्प का, और ये 5 या 7 इस तरह के संख्या में होता है, और इस एक को बाह्यदल कहते हैं। ये हमेशा कैसा होता है? हरा होता है। ये कैसा होता है? हमेशा हरा होता है और पत्तियों की तरह होता है। कली की अवस्था में फूल की ये रक्षा करता है। कैलिक्स जो होता है, जब बाहर जुड़ा हुआ होता है तो कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली होता है या पृथक बाह्यदली होता है। आप समझते हैं कि करोला क्या होता है। जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उसे करोला कहते हैं। कैलिक्स को जनरली हम लोग किससे दर्शाते हैं? जब फ्लावर फॉर्मूला लिखते हैं तो कैलिक्स को सी से दर्शाते हैं और कोरोला को के से। कैलिक्स को सी से और कोरोला को के से। और ये क्या होता है? बाहरी पंखुड़ियों को करोला कहते हैं। ये हमेशा चमकीले रंग के होते हैं। ये ऐसे रंगीन क्यों होते हैं? जिससे कि परागण में के समय पे जो कीट होते हैं वो इनकी तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं, इसीलिए ना चमकीले कलर के होते हैं, चटक रंगों के होते हैं। कैलिक्स की तरह करोला भी क्या होता है? संयुक्त दली अथवा पृथक दली हो सकता है, यानी कि ये आपस में जुड़ा हुआ भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। पौधों में करोला की आकृति तथा रंग अलग अलग होता है। आकृति नलिकाकार, घंटाकार, कीट के आकार का अलग अलग फूलों में अलग अलग तरह का दिखता है। तो हमने जाना कि कैलिक्स क्या होता है? बाहर छोटे छोटे पत्तियों के आकार का हरे रंग का एक बाह्य चक्र होता है जिसे कैलिक्स कहते हैं, और करोला फूल की पंखुड़ियों को करोला कहते हैं। ये भी पृथक दली या संयुक्त दली हो सकता है। ये भी पृथक दली या संयुक्त दली। पृथक दली यानी कि जो अलग अलग पत्तियाँ हों तो पृथक दली होगा, और जब आपस में जुड़ा हुई पत्तियाँ होंगी तो संयुक्त दली होगा। उसी तरह से करोला भी पंखुड़ियाँ जब अलग अलग होंगी तो पृथक दली होगा, और जब आपस में कई पंखुड़ियाँ जुड़ी होंगी तो संयुक्त दली होगा। तो करोला हमने जान लिया और कैलिक्स जान लिया। करोला को के से दिखाते हैं, कैलिक्स को सी से। अब आगे देखते हैं कि करोला का पुष्पदल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र के इकाइयों के सापेक्ष रहने कर जो दल लगे रहते हैं उसको पुष्पदल विन्यास कहते हैं। यानी जैसे हमने पत्नियों के विन्यास को समझा था, शिराओं के विन्यास को जाना था, उसी तरह से पुष्प का विन्यास भी होता है। जिस क्रम में लगे रहते हैं ये पुष्पकली में जो करोला लगे होते हैं, उसी क्रम को ही क्या कहा जाता है? पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। पुष्पदल विन्यास किसे कहते हैं? देखिए, करोला के क्रमवत लगे रहने को, क्रम से व्यवस्थित रहने को पुष्पदल विन्यास कहते हैं।
पुष्पदल विन्यास। और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं पुष्पदल विन्यास? तो ये प्रमुखतः कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरस्पर्शी, कोरछादी या फिर वैक्जिलेरी होते हैं। पुष्पदल विन्यास कैसे हो सकते हैं? कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी या वैक्जिलेरी। अब ये समझते हैं कि ये वाला क्या है, कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी। जब चक्र के बाह्य दल अथवा जब किनारे के जो दल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को किनारों से केवल छूते भर हों, तो उसे क्या कहते हैं? कोरस्पर्शी कहते हैं। मतलब जो बाह्य दल होगा किनारों पर से ऐसे 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 बस रहेगा, मतलब हल्का हल्का बस एक दूसरे को टच करते हो, तो उसे कोरस्पर्शी कहते हैं। क्या ये कैलिक्स, जब बाहर का कैलिक्स जो होता है वो इस तरह से टच करता है तो उसे कोरस्पर्शी करते हैं। यही बात पुष्पदल में भी रहेगा। कोरोला में भी क्या होती है, जब पंखुड़ियाँ इस तरह से व्यवस्थित हों कि जैसे किनारों से टच करती हों पंखुड़ियाँ एक दूसरे को, तो क्या कहेंगे? कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास है। ठीक इसी तरह से व्यावर्तित का मतलब ओवरलैप करता हो। जब चक्र के बाह्य दल यानी कि जब ये पंखुड़ियाँ कैसी होंगी, ऐसे कुछ होंगी, इस तरह से एक किनारे से स्पर्श करती होंगी, चक्करदार, तो उसको क्या कहेंगे? व्यावर्तित कहेंगे। ठीक इसी तरह से जब कोरछादी किसे कहते हैं? कोरछादी का मतलब होता है कि बाह्य दल एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हो, यानी कि समझते हैं इस तरह से, जो बाहरी पंखुड़ियाँ होती है, एक पंखुड़ी ऐसी होगी तो एक ऐसी होगी एंड देन वन एक ऐसे होगी, एक दूसरे पर चढ़ी हुई रहेंगी, तो उसे कोरछादी कहते हैं। व्यावर्तित और कोरछादी लगभग मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने देखा होगा गुलमोहर आदि के पत्तों को, गुलाब को देखा होगा, ऐसे ही पंखुड़ियाँ होती हैं लगी हुई उसकी, तो उसे कोरछादी कहते हैं। वैक्जिलेरी क्या होता है? विक्जिलेरी का मतलब होगा कि किसी भी पौधे में किसी ऐसा पौधा जिसके फ्लावर में 5 दल होंगे और दो एक दूसरे को टच करते होंगे और छोटे वाले एक दूसरे को टच करते होंगे। जैसे एक बड़ा ऐसे मटर या सेम का पौधा आपने देखा होगा, एक बड़ा पौधा ऐसे, एक बड़ी पंखुड़ी ऐसे होती है, फिर उसके बाद 2 इस तरह से रहती है और फिर 1-2 इस तरह से रहती हैं।
तो दो पंखुड़ियाँ ये छोटी वाली जो हैं उसको किसने ओवरलैप किया है, तो उससे थोड़ी बड़ी वाली ने, और जो सबसे बड़ी है उसने सभी को ढक के रखा है, मतलब कि ये इसको कवर करके रखा है। मतलब छोटे वाले को, छोटे बच्चों को थोड़े घर के बड़े बच्चे प्रोटेक्शन देते हैं, और उन सभी को कौन प्रोटेक्शन देता है, जो सबसे घर के बड़े होते हैं, उसी फॉर्म को वैक्जिलरी कहते हैं। ये एग्जाम्पल समझने के लिए हमने कहा है। हमने ये जान लिया कि पुष्पदल किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। अब समझते हैं कि पुमंग क्या होता है। पुमंग पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल का नर जनन अंग है उसमें एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ चुका है इस चीज़ को डिटेल में कि पुमंग क्या होता है और पुंकेसर क्या होता है। इसमें समझते हैं। पुमंग, पुमंग का मतलब है, पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। और पुमंग क्या होता है, फूल का नर जनन अंग होता है। पुमंग फूल का नर जनन अंग होता है। और इसमें क्या क्या होता है पुमंग में, एक तंतु और एक परागकोश। पुमंग के दो भाग, पुमंग की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होता है। एक तंतु होता है और इस तरह रहेगा, आपने देखा होगा पुंकेसर को। तो एक परागकोश, ये है परागकोश, और ये है तंतु या फिलामेंट। स्टैमेन है और ये है फिलामेंट। प्रत्येक परागकोश द्विपालक होता है। परागकोश दो भाग से मिलकर बनता है। और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, परागकोश होते हैं। इसके बारे में हम पिछली क्लास में बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो फिर डिटेल में एकदम जानने के लिए पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हमने काफ़ी अच्छे से वेल डायग्राम के साथ पढ़ा है। तो इसमें दो कोष्ठक होते हैं और उसमें क्या होता है, परागकोश होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण भरे रहते हैं। छोटे परागकण इसमें भरे रहते हैं। और ऐसे ये बंधे हुए ऐसे पुंकेसर होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, वो जनन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें स्टेमिनाइड कहते हैं। ऐसे पुंकेसर जो जनन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टेमिनाइड। यहाँ पे कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। ऐसे पुंकेसर जो जनन नहीं करते, नहीं कर पाते या असमर्थ होते हैं, उन्हें स्टेमिनाइड कहते हैं। पुंकेसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूल के अन्य भागों जैसे आपस में दल से जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न या एपिपेटलस कहते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं तब, तो ये ऐसे पुंकेसर क्या कहलाते हैं, एपिपेटलस या दल लग्न, जिसे हिंदी में दल लग्न कहते हैं। और
ऐसे पुंकेसर जो बाहरी परिदल पुंज से जुड़े होते हैं, यानी कि ऐसे पुंकेसर जो कैलिक्स से जुड़े होते हैं उन्हें एपिपेटलस कहते हैं, और जो उससे बाहरी परिदल पुंज से जुड़े होते हैं, एपिकैलिक्स से जुड़े होते हैं, उसे परिदल लग्न या एपिफिलस कहते हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा। जब पुंकेसर परिदल पुंज से जुड़े हो तो वो क्या कहलाते हैं? वो एपीफिलस कहलाते हैं। एपीफिलस। वो एपिपेटलस था, ये एपीफिलस है। इसे जैसे ये दल लग्न था, ये परी लग जाएगा, परिदल लग्न, परिदल लग्न कहते हैं। जैसे लिली में, और इसका एग्जाम्पल है बैगन। फूल में जो पुंकेसर होते हैं मुक्त भी हो सकते हैं और जुड़े भी हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा गुच्छे के समान भी रह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुड़हल में जो होता है पुंकेसर, वो छोटे येलो पार्ट पे जुड़ा रहता है, तो वो एक गुच्छे अथवा बंडल में लगा रहता है। और मटर आदि में क्या होते हैं कि 2 बंडल लगे रहते हैं, 2 से अधिक बंडल भी हो सकते हैं। तो ये पौधे की विभिन्नताओं पर निर्भर करता है कि किसमें किस तरह के पुंकेसर लगे हुए हैं। अब समझते हैं। तो हमने जान लिया कि पुमंग क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है। अब समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और, पुमंग को किससे हम दर्शाते हैं? पुमंग को जब हम फ्लावरिंग फॉर्मूला लिखते हैं तो AN से दर्शाते हैं, एंड्रूशियम से दर्शाते हैं कि जिस संख्या में, जैसे एक फ्लावर को देखते हैं और उसमें जिस संख्या के में कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, उसको लिखते जाते हैं और नीचे उसकी संख्या लिखते जाते हैं। जितना एंथर होगा, एंड्रूशियम जितने होंगे उसके बारे में लिखेंगे, उसी तरह से गायनोशियम के बारे में लिखेंगे। अब हम समझते हैं गायनोशियम क्या होता है, जायांग क्या होता है। जायांग फूल का ये क्या है? मादा जनन अंग है। फूल का मादा जनन अंग है जायांग। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं और एक अंडक के 3 भाग होते हैं। अंडक यानी कि ओवरी, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है इसके 3 भाग? वर्तिका, सॉरी इसे ओवरी नहीं कहते हैं, जायांग यानी अंडक को ही ओवरी अंडाशय को कहते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, इसे ही ओवरी कहते हैं। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है। आधार फूला हुआ होता है और जिस पर एक लंबी नली लगी होती है, उस नली को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अंडाशय जो ये अंडक होता है, आधारी भाग जो होता है उसका फूला हुआ होता है, उसे अंडाशय कहते हैं, और उस पर से जो ट्यूब निकल के जाती है उसे वर्तिका कहते हैं। पतली नली को वर्तिका कहते हैं। और नली का जो आगे का सिरा होता है
वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। जो एकदम आगे का सिरा होता है नली का वो वर्तिकाग्र कहलाता है। ये समझने के लिए हमने लिखा हुआ है एक जो जायांग होता है यानी कि अंडप होता है जो वो 3 भागों से बनता है, अंडाशय से, वर्तिकाग्र से, वर्तिका से। कुछ इसकी संरचना ऐसी होती है। जिसमें ये हो गया अंडाशय, ये हो गया वर्तिका और ये हो गया वर्तिकाग्र। ठीक। अब वर्तिकाग्र जो होता है हमेशा आगे होता है, प्राय चोटी पर होता है, एकदम सबसे टिप पर ऊपर, और यही क्या करता है, परागकण को ग्रहण करता है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब वो मुक्त हो सकते हैं, जिसे वियुक्तांडपी कहते हैं, एपोकार्पस। और जब अंडप आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जब एक से अधिक अंडप होते हैं और अलग अलग होते हैं तो एपोकार्पस हो सकते हैं। जब अंडप आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो युक्तांडपी यानी सिनकार्पस होते हैं। यानी कि जब अंडप अलग होगा, अलग अलग होंगे तो एपोकार्पस कहलाएगा। और जब अंडप आपस में जुड़े होंगे तो क्या कहलाएगा, सिनकार्पस। तो फ्लावर सिनकार्पस कहलाएगा। ठीक है। फिर क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। तो ये जायांग तक हमने जान लिया कि क्या पुष्प कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, और इन चारों के विषय में हमने अच्छे से जान लिया है। अब समझते हैं कि बीजांड न्यास क्या होता है। ये भी अंडाशय का ही भाग है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। अंडाशय में, अंडाशय है तो उसमें जनन के लिए है, जनन के लिए उसमें बीजांड होंगे लगे, तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। ये बीजांड न्यास स्तंभी, भित्ति, आधारी, केंद्र की, मुक्ति स्तंभी प्रकार के होते हैं। बीजांड न्यास के जब बीजांड न्यास या जब बीजांडासन अक्षीय होता है यानी बीच में होता है तो स्तंभीय कहते हैं, और जब बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं तो स्तंभीय कहलाते हैं। इसका उदाहरण गुलहड़ तथा टमाटर है। तो बेसिकली हमने ये जान लिया कि जायांग क्या होता है। जायांग 3 भागों से मिलकर बनता है। अंडप जायांग किसे कहते हैं, जायांग मादा जनन अंग होता है, और जायांग को ही अंडप भी कहते हैं। ये 3 भाग से मिलकर बना हुआ होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय 2 प्रकार के हो सकते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। और अंडाशय में क्या होता है, बीजांड लगते हैं,
बीजांडों के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? बीजांडन्यास कहते हैं। अब समझते हैं फल। आइए समझते हैं फल क्या होता है। फल जिसे कि खाने योग्य भाग होता है। ये क्या होता है? फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख लक्षण है। यह क्या होता है? ये परिपक्व अंडाशय होता है। फल क्या होता है? फल ही परिपक्व अंडाशय होता है। ये फ्रूट को ही परिपक्व अंडाशय कहते हैं और ये निषेचन के बाद विकसित होता है। ये परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। एक मिनट गाइस। अगर फल बिना निषेचन के विकसित हो जाता है, अब जरूरी तो है नहीं कि हर फल का विकास हो ही, निषेचन हो ही, तो विकास तो होगा, पर निषेचन जरूरी तो है नहीं कि हो जाएगा। तो जो फल निषेचन के बाद विकसित होता है वो फल तो होता है, और जो बिना निषेचन के विकसित हो जाता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। पार्थेनोकर्निक कहते हैं। बिना निषेचन के विकसित फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अनिषेक फल। कई बार क्वेश्चन पूछता है भी है कि अनिषेक फलन क्या होता है। तो अनिषेक फलन का मतलब है कि ऐसा फल जो बिना निषेचन के ही विकसित हो जाए उसे अनिषेक फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति पाई जाती है, खोल ऊपर से पाया जाता है और बीज पाया जाता है। जैसे सभी भाग किसी न किसी भाग से मिलकर बनते हैं, उसी तरह से फल में भी क्या होता है? हम लोग फल खाते हैं, केला खाते हैं, तो केले में भी देखते हैं बाहर छिलका होता है और अंदर बीज होता है। ठीक उसी तरह आम खाते हैं, आम में भी भित्ति होती है, गुद्दा होता है और बीज होता है। तो फल के भी कितने भाग होते हैं? भित्ति हो सकती है, बीज हो सकता है, और फल भित्ति जो होती है जो उसकी वो गूदेदार भी हो सकती है और सूखी हुई भी हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। जैसे कि नारियल को देखा होगा, नारियल की बाह्य जो भित्ति होती है एकदम बाहरी जो होती है वो रफ टफ होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति। अंदर उसके वाइट वाला पोर्शन क्या होता है? गूदा होता है। और भी इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं, और मध्य में मध्य फल भित्ति होती है जैसे कि आम, और अंदर अंतः फल भित्ति होती है। आम तथा नारियल के जो फल होते हैं, इस प्रकार के जो फल होते हैं जिसमें तीनों भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अस्थिलीय ड्रूप कहते हैं। ये फल है, और फल में जब तीनों भित्तियाँ पाई जाएंगी, तीन भित्तियाँ कौन सी? बाह्य फल भित्ति,
मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। जब ये तीनों पाए जाएंगे, जैसे कि आम और नारियल, तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे फल भित्ति वाले पौधे को क्या कहा जाएगा? पौधा नहीं, ऐसे फल को क्या कहेंगे? अस्थिल या ड्रूप कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थिल या ड्रूप फल। अस्थिल फल या ड्रूप फल। अगर क्वेश्चन में पूछता है अस्थिल फल या ड्रूप फल किसे कहते हैं, तो ऐसे फल जिसमें बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति पाई जाती है और सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है, तो उसे अस्थिल फल कहते हैं। नारियल जो होता है उसमें मध्य फल भित्ति कैसी होती है? तंतुमयी होती है। तो फल के बारे में हमने जान लिया। हमारे सिलेबस में इतना ही जानना है। आगे समझते हैं कि बीज किसे कहते हैं। फल तो जान गए, अब बीज भी समझ लेते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से क्या होता है? बीज बन जाते हैं। फल है, फल का निषेचन हुआ, ठीक, फिर फल का परिपक्वन हुआ। तो परिपक्वन हुआ, निषेचन हुआ जब, तो निषेचन के बाद बीजांड से क्या हुआ? परिपक्व होकर बीज बना। बीज, बीज किसे कहते हैं? तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। एक बीज की एक बीज में प्राय क्या होता है? बीजावरण होता है और भ्रूण होता है। एक कोई भी बीज होता है उसमें एक छोटा पौधा, बेबी प्लांट छुपा हुआ रहता है। जब उसे न्यूट्रिशन मिलता है तो एक बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बीज में क्या होता है, कितने भागों से बनता है बीज? बीज में एक आवरण होता है जो उसे कवर करके रखता है, और एक उसमें एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, और एक भ्रूण में एक मूलांकुर होता है, एक भ्रूणीय अक्ष होता है। किसी किसी पौधे में एक बीज पत्र होते हैं, बीज के ऊपर एक कवर होता है, कोई किसी में दो द्विबीज पत्र होते हैं। दो बीज पत्र, एक बीज पत्र जैसे कि गेहूँ, मक्का, इसमें देखा होगा आपने एक ही कवर होता है, एक ही आवरण होता है बीज पे। जबकि चना हो गया, मटर हो गए, तो अरहर आदि हो गया, तो इसमें क्या होते हैं? दो बीज पत्र होते हैं। अब समझते हैं बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को संरचना को समझेंगे। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण दो सतहें होती हैं, बाहरी बीज चोल और भीतरी इस सतह को टेगमेंट कहते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं। मैं दिल नहीं बना रही हूँ, मैं चना बना रही हूँ। ये एक बन गया चना, और चने पे नीचे आपने देखी होगी एक छोटी सी गांठ की नुमा होता है। और फिर उसके बाद ऐसा कुछ होता है, तो इसको क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। ये बाहर जो है ये क्या है? बीजावरण है। और यही क्या है? ये बीजांड द्वार है। जब चने को अंकुरित करते हैं तो आपने देखा होगा यहीं से एक अंकुर निकल के आता है, तो ये बीजांड द्वार है। जब चने को छील देते हैं तो देखिए उसमें से कुछ दो ऐसी संरचना निकलेगी।
ठीक। और फिर उस कुछ इस तरह के संरचना रहती है। ये क्या होते हैं? ये मूलांकुर होते हैं। और ये प्रांकुर होते हैं। और ये जो होते हैं ये बीजपत्र होते हैं। इसी प्रकार आम आदि का भी बीज होता है। इसी तरह से गेहूं का भी बीज होता है। तो सब पे जो बाहर कवर होता है उसे बीजावरण कहते हैं, और जो पार्ट बटे होते हैं उसे बीजपत्र कहते हैं। बीजपत्र के आधार पे दो प्रकार के होते हैं बीज, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। अब समझते हैं एक बीजपत्री बीज क्या होते हैं। एक बीजपत्री बीज गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, इसीलिए वीडियो लंबा हो सकता है, पर प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आए। एक बीजपत्री बीज जो होते हैं भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं। एक बीजपत्री बीज क्या होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। अनाज के बीजों जैसे मक्का में जो बीजावरण होता है वो फल भित्ति से चिपका रहता है। ये एक मक्का का बीज है। कुछ इस तरह से और इस तरह से बीज के अंदर ये भ्रूण है। और ये भ्रूणपोष है। और ये आवरण है, बीजावरण या आवरण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भ्रूणपोष स्थूलीय होता है। इसमें जो भ्रूणपोष होता है, एक बीजपत्री बीज में भ्रूणपोष स्थूल होता है, स्थूल। बीजावरण जो होता है वो फल भित्ति से चिपका रहता है, संलग्नित रहता है। बीजावरण फल भित्ति से संलग्नित रहता है। और भ्रूण इसमें आकार में छोटा होता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है, जिसे एल्ड्यूरोन सतह कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर चादर से ढके रहते हैं, जिसे प्रांकुर चोर और मूलांकुर चोर कहते हैं। अब समझते हैं एक द्विबीजपत्री क्या हो। द्विबीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज में जैसे चने का हमने डायग्राम बनाया था। चने का जो बीज होता है तो उसमें आपने देखा था कि प्रांकुर और मूलांकुर रहता है। और बीजावरण हटाने के बाद इसमें जब बीजावरण हटाएंगे तो कुछ एक ही बीज मिलेगा।
लेकिन इसमें जब बीजावरण हटाते हैं, बीजावरण हटाने पर के बाद आप बीज पत्रों के बीच में भ्रूण को देख सकते हैं। बीज पत्र अलग हो जाते हैं, 2 बीज पत्र 2 भागों में बट जाते हैं। दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे और क्या होगा कि भ्रूण दिखेगा। अब इन बीज पत्रों में ही भोज्य पदार्थ संचित रहता है। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक होता है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। इसके उदाहरण चना, सेम, मटर है और इसका उदाहरण मक्का, गेहूं आदि है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने फल, बीज और पुष्प के भागों के विषय में डिटेल में पढ़ लिया है। हमने ये भी जान लिया कि किसको किससे दर्शाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब एक पुष्पी सूत्र लिखते हैं, फ्लावर का जो फ्लावर फॉर्मूला लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, सहपत्र को ब्रैकेट से BR से, कैलिक्स को K से, कोरोला को C से, सॉरी वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, इससे पहले कैलिक्स को मैंने C बता दिया था, इसे ठीक कर लीजिएगा। कैलिक्स को K से और कोरोला को C से लिखते हैं। कैलिक्स को K से, कोरोला को C से, परिदलपुंज को P से, परिदलपुंज को P से, पुमंग को A से, जायांग को G से लिखते हैं। अगर ये जायांग पहले हम पढ़ चुके हैं, ऊर्ध्ववर्ती होता है और अधोवर्ती होता है, 2 भाग से, 2 तरह से जायांग होता है। तो जो जायांग अधोवर्ती होता है उसको कैसे लिखते हैं और जो जायांग अधिवर्ती होता है उसे कैसे लिखते हैं, देख लेते हैं। एक मिनट। जो अधोजायांग होता है, अधोजायांग को जी से लिखते हैं, इसमें ऐसे रहता है। और नहीं सॉरी, अगर गैनोशियम नीचे रहेगा ओवरी से तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, और गैनोशियम अगर ऊपर रहेगा ओवरी से तो उसको इस तरह लिखेंगे। नर फूल के लिए, नर पुष्प के लिए ये निशान बनाया जाता है। मादा के लिए ऐसा निशान बनाया जाता है। और द्विलिंगी के लिए, द्विलिंगी पुष्प के लिए एक गोला पाई, इधर एक एरो और इधर क्रॉस, दोनों निशान आपस में जुड़े रहते हैं। तो द्विलिंगी, एक द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है जिसमें दोनों ही लिंग उपस्थित होते हैं एक ही पुष्प में। यहाँ तक का हमने जान लिया। वीडियो को रोक करके आप सारे
निशानों को अच्छे से समझ लेंगे कि किसको किससे दर्शाते हैं, संकेतों को अच्छे से समझ लिख लेंगे। और त्रिज्य सममित को, यदि पुष्प त्रिज्य सममित है, त्रिज्य सममित है तो कैसे लिखेंगे, उसको इस तरह से नोट करेंगे। ये इस संकेत से दर्शाएंगे। एक व्यास सममित अगर है तो, एक व्यास सममित है तो उसे परसेंटेज की वो से दर्शाएंगे। युक्त दल को ब्रैकेट से बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। एक अगर पुष्पी सूत्र दिया होता है तो पुष्पी चित्र आसानी से बनाया जा सकता है। पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या, विन्यास क्रम और उनके संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जिस तरह से पुष्पी सूत्र आवश्यक है, उसी तरह से पुष्पी चित्र भी आवश्यक है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पुष्पी सूत्र कैसे दिखते हैं उसको देखिए। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे पुष्पी सूत्र दिया है, सूत्र दिया हुआ है कुछ इस तरह से बना करके, K2+2 C4 A2+4 and Ganoesium superior 2। ठीक, अगर इसका हमें पुष्पी सूत्र लिखना है तो कैसे बनेगा, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो इससे बनाते हैं, यहाँ पे एक गोला से दर्शाते हैं छोटे से। उसके बाद हम शुरू कहाँ से करते हैं, चाहे तो हम बाहर से अंदर की ओर भी कर सकते हैं, अंदर से बाहर की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या दर्शाया गया है। तो हमने पहले देखा कि कैलिक्स इसमें देखिए 2+2 है, कैलिक्स इसमें क्या है 2+2 है, तो कैलिक्स को बनाते हैं पहले। कैलिक्स कुछ इस तरह होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, 2+2 अलग अलग लिखा हुआ है। अगर 4 लिखा होता तो ये किस तरह का होता, हमने पीछे कैलिक्स में पढ़ा था कि तब कैलिक्स कैसा होता, कोरस्पर्शी होता, लेकिन ये कोरस्पर्शी नहीं है, ये व्यावर्तित है या फिर कोरछादी है। तो ये कोरछादी है जिसमें कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक, थोड़ा राउंड रहेगा लेकिन मैं रफली बना रही हूँ जल्दी जल्दी। तो इसके बाद देखिए कोरोला को सीधा 4 लिखा गया है, यानी कि ये कोरस्पर्शी है, तो कोरोला ऐसे बना देंगे। ये कोरोला हो गया। फिर देखिए एंड्रोशियम लिखा हुआ है 2+4, यानी 2 की स्थिति एक जैसी है और 4 की स्थिति एक जैसी है।
ये कुछ इस तरह, ये भी कुछ इस तरह। आपने बटरफ्लाई देखा होगा, बटरफ्लाई की तरह से ठीक। अब इसके बाद गायनोशियम 2 हैं, तो हम गायनोशियम बनाएंगे। गायनोशियम हो गया इस तरह से, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने, और गायनोशियम इंफीरियर है, यानी कि अंदर है ओवरी के। तो इस तरह से, तो ये एक फ्लावर का फॉर्मूला हमने ड्रॉ कर लिया। फ्लावर फॉर्मूला से फ्लोरल डायग्राम बना लिया कि उस पुष्प के बाकी के पुष्पी विन्यास किस तरह से है, फ्लोरल डायग्राम से जाना जाता है। तो बच्चों, अगर हम समस्त प्लांट किंगडम पर देखें तो पुष्पी पादप सबसे अधिक विकसित होते हैं। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृति, आवास सभी में बहुत विविधता दिखाते हैं। इनमें मूल तथा प्ररोह तंत्र विकसित होता है। इनमें मूसला जड़ झगड़ा मूल जड़ पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों पे मूसला, जबकि एक बीजपत्री पादपों पे झगड़ा मूल पाई जाती है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रहण तथा यांत्रिक सहारे और श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती है। ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। प्ररोह जो होता है, तना, पुष्प, पत्ती, फल में बटा हुआ होता है। तने के आकारकी में गांठों और पोरियों की उपस्थिति होती है। बहुकोशिकीय रोम तथा प्रकाशानुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल के अंतर को समझा जा सकता है। पत्ती पाई जाती है। पत्ती तने की ऊर्ध्व पर गांठ से बहिर्जात के रूप में विकसित होती है, यानी कि गांठों से पत्तियां निकलती हैं। हरे रंग की होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और भोजन बनाती हैं। पत्तियां आकार, माप, किनारे आदि पर कटाव को बहुत ही स्पष्ट विविधताएं प्रदर्शित करती हैं, जिसे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। और इनमें किस प्रकार विन्यास, सिरा विन्यास पाया जाता है, ये भी हमने देखा है, पढ़ा है। फिर आज हमने चैप्टर में फ्लोरल डायग्राम को पढ़ा है, फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में जाना है, पुष्प के भाग के बारे में जाना है और फल के बारे में जाना है कि फल जो होता है वो अगर परिपक्व अंडाशय से बनता है, निषेचन से विकसित होता है। अगर बिना निषेचन हुए होता है तो उसे अनिषेक फल कहते हैं। बीज के बारे में जाना है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज, 2 बीजपत्री बीज। तो आज हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है और अच्छी तरह से देख लिया है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।